IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज से हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र को डिस्कस करेंगे। यानी बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस में प्रश्नों को पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे 66 बीपीएससी तक। हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो जैसा कि हम सभी को बताया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसरॉय थे। इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो इनका कार्यकाल 1505 से शुरू हुआ जो 1509 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में दीव पर आक्रमण किया और इन्होंने दीव पर अधिकार करने के लिए गुजरात, अगर हम देखें कि गुजरात, टर्की और मिस्र के जो संयुक्त सेना थी उनको हराया और दीव पर अधिकार कर लिया, और इस तरह से हिंद महासागर में पुर्तगालियों की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से पुर्तगाली सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, बंगाल खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। तो हम सभी को पता है कि पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने बंगाल की खाड़ी को लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ था। जो भी ये लूटपाट करते थे वे बंगाल की खाड़ी के साइड से किया करते थे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? दोस्तों, जहांगीर के द्वारा हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें फिरंगी खान या इंग्लिश खान के नाम से भी जाना जाता था। जब ये 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जब जहांगीर के दरबार में पहुँचे तभी इनको इस नाम से सम्मानित किया गया, इस उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। तो दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, वो भी 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो यहाँ ऑप्शन है 1601, 1632, 1774 या 1651। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है ना वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई जगहों पे मतलब कई इतिहासकार के द्वारा इसको 1638 बताया गया है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपना जो फैक्ट्री है वो बिहार में 1638 में स्थापित किया था। लेकिन इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया था और उन्होंने इससे पहले इसका 1632 आंसर माना था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया और उस वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध का वो तत्कालिक कारण रहा। हालांकि अगर इसका कारण देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो कि 1740 में स्टार्ट हुआ था, तो इस वजह से कर्नाटक का युद्ध भी शुरू हुआ था। लेकिन अगर तत्कालिक कारण देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने जो फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अधिग्रहण किया था तो यही इसका तात्कालिक कारण भी रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पे हराया था? तो दोस्तों, जो अंग्रेज पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पे हराया था उनका नाम है थॉमस बेस्ट। इन्होंने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी बिहार से अंग्रेज या फिर यूरोपवासी जो भी थे वो सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। बिहार में मेनली कौन सा एरिया, जो उत्तरी बिहार का जो एरिया है ना, जैसे कि पश्चिमी चंपारण हो गया या फिर सारण वाला एरिया हो गया, इसके अलावा मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, तो इन सभी एरिया से इन्हें सोरा प्राप्त होता था दोस्तों। तो यहाँ से वे सोरा ले जाया करते थे। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी अभी हमने जैसा कि देखा कि बिहार वह क्षेत्र है जहाँ से अफीम प्राप्त किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। और अगर हम देखें कि बिहार में किसे बनाया गया, तो सीतब रॉय को बनाया गया। दोस्तों, जब इलाहाबाद की संधि हुई, यह कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें कि कहा गया कि जो भी सम्राट थे यानी कि शाह आलम द्वितीय थे, उनको 26 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना। और इसके अलावा मुर्शिदाबाद के लिए रजा खां को बनाया उन्होंने उपदीवान, और दूसरा सीतब रॉय को बिहार के लिए बनाया। तो ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बिहार के लिए किसे बनाया गया था, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन है चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र के बारे में यह नहीं वाक़या बोला जाता था। यह वाक़या बोला जाता था शाह आलम द्वितीय के बारे में। यह वाक़या हमेशा यूज किया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी सल्तनत शाह आलम है, उनका जो क्षेत्र है वो दिल्ली से पालम तक ही सीमित होकर रह गया था, तो इसलिए यह वर्ड बोला जाता था। हालांकि बीपीएससी ने इस प्रश्न को एलिमिनेट कर दिया था। तो याद रखेंगे कि ये जो भी वाक़या है वो शाह आलम द्वितीय के बारे में बोला जाता था। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाह शुजा के द्वारा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। जो ये शाह शुजा थे वो काबुल की गद्दी पे बैठे, लेकिन कुछ ही समय के बाद इनके जो भाई थे, इनके भाई का नाम क्या था? शाह मुहम्मद इनके भाई का नाम था। उन्होंने इन्हें विस्थापित कर दिया, जिसके बाद जो शाह शुजा थे वो रंजीत सिंह के पास मदद के लिए पहुँचे और उन्होंने कोहिनूर हीरा इनको दिया अपनी हेल्प करने के लिए। कोहिनूर को कोह-ए-नूर भी कहा जाता है। तो इस तरह से रंजीत सिंह को यह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या कोयम्बटूर। दोस्तों, जो टीपू सुल्तान है उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। इन्होंने यहाँ पे जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की, जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रांस और मैसूर की फ्रेंडशिप के लिए इन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष का भी, यहाँ पे एक स्वतंत्रता के वृक्ष को भी लगाया। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम हम सभी को पता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जब मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ तो इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से कहा कि उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे। वो 3 करोड़ रुपए इसलिए मांग रहे थे क्योंकि जो भी टीपू सुल्तान के बेटे थे उनको अगर जो 2 बेटे थे, अगर ये टीपू सुल्तान उनको 3 करोड़ नहीं देते तो अंग्रेज उनको नहीं छोड़ते। इस वजह से इनसे श्रीरंगपट्टनम का आधा हिस्सा भी लिया और 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेज़ों ने लिए। जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही थी तो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस उस समय थे और इधर से टीपू सुल्तान। तो याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा यह संधि कौन से ईस्वी में हुई थी? 1792 में हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों, ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था और यह किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन स्लीमैन को विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था ठगों के उन्मूलन के लिए। ठग कौन होते थे? ये लोग काली या दुर्गा की पूजा करते थे और मेनली इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित होते थे। इन्होंने जब
कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया, तो कैप्टन स्लीमैन ने लगभग 1500 ठगों को कैद किया और उसके बाद कई को फांसी दिया और कई लोगों को आजीवन कारावास भी कर दिया। इसके बाद 1837 ईस्वी में 1837 में ठगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, उस समय में ही प्रांतों में दोहरे शासन को स्टार्ट किया गया और इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। तो इस तरह से सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी सवाल है। हम सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में यह बिछाया गया था रेलवे लाइन, और सबसे पहला रेलवे लाइन 1853 में बिछाया गया, जो कि बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाया गया। और अगर हम दूसरी की बात करें तो ये कोलकाता से रानीगंज के बीच में 1854 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह जो हुआ था, विरोध जो हुआ था, वो मेनली वकास्त भूमि को वापस लेने के लिए किया गया था। यह कब हुआ था? 1935 में यह स्टार्ट हुआ था, जो कि कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिन या फिर मिंटो। तो हम सभी को पता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय में कैनिन था, और कैनिन भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और साथ ही ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त फर्स्ट वायसरॉय भी कैनिन ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एनफील्ड राइफल है वो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, और इससे पहले यहाँ पे ब्राउन बेस का यूज किया जाता था, लेकिन इसको न्यू इनफील्ड राइफल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद से पूरे सेना में यह अफवाह फैल गई कि इसमें जो भी गाय और सूअर के चर्बी मिले हुए हैं, तो जिसकी वजह से सेना जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इस तरह से 1857 का जो तत्कालिक कारण था यही हुआ। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वीर कुंवर सिंह। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था, और ये आरा जिला से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हो गई थी इनकी मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वीर कुंवर सिंह के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई, जो अमर सिंह इनके भाई का नाम था, अमर सिंह के द्वारा इस विद्रोह को आगे बढ़ाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि यह जगदीशपुर के राजा थे दोस्तों, और यहीं से इन्होंने अपनी 1857 की जो लड़ाई थी वो शुरू की थी। इनको बिहार का सिंह भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन है आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है इसका राइट आंसर आरा होना चाहिए, हालांकि बीपीएससी ने इसका राइट आंसर पटना दिया है, पर इसका राइट आंसर आरा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह या कुशल सिंह? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम मतलब मिलते जुलते नहीं हैं, जबकि बी आंसर इसके सबसे नज़दीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली के द्वारा किया गया था दोस्तों, लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही माना है। अगर ई होता तो हम लोग वहाँ पे ई भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन ई नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? तो हम सब ने अभी अभी पढ़ा कि 1857 का विद्रोह जो कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा वीर कुंवर सिंह। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सब तो हमारे जुबान पे रहते हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। कई बार बहुत इजी चीज़ों को भी हम लोग एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखेंगे इसको अच्छे से। वीर कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो इनके द्वारा बिहार में नेतृत्व किया गया था। बहुत ही लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही, लगभग 10 महीनों तक ये लड़ाई चली और लास्टली 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई 1858 में। ये शहीद हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदुल्ला शाह अंग्रेज़ों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। दोस्तों ये फैजाबाद में इन्होंने 1857 के युद्ध का नेतृत्व किया इन्होंने, लेकिन ये मेनली तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। दोस्तों अंग्रेज इनसे इतने ज़्यादा मतलब भयभीत थे कि उन्होंने इन पे 50,000 का इनाम भी रखा था कि जो भी इनको पकड़ेगा, जो भी इनका पता बताएगा या जो भी पकड़ेगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने 1857 के युद्ध को आँखों से देखा था अपने। अगला है कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे जो भी विद्रोह हुआ था उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि ईसाई धर्म में फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, इसके अलावा जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। ऐसा माना जाता था कि जो भी समुद्री यात्रा करेगा ना उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो जो भी समुद्र का यात्रा करेगा उनका धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए जो भी सेना थे, जो भी सेना में शामिल लोग थे या इंडियंस थे, वो जहाज़ पर यात्रा करने से काफ़ी डरते थे। इसके अलावा भत्ते का रोकथाम भी इसका बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि साहूकार और ज़मींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, या फिर ऐसा कह सकते थे कि वो डरते थे कि उनकी ज़मीन जायदाद ना चली जाए, इसलिए वो अंग्रेज़ों के गुलामी भी किया करते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो साहूकार और ज़मींदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के जो महाराजा थे उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद भी की थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
तो दोस्तों जो भी ये हम सभी को पता है कि दानापुर, आरा में भी तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, पटना में पीर अली के द्वारा, और मुजफ्फरपुर, इन सारे एरियाज़ में 1857 के विद्रोह का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। जबकि मुंगेर ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे 1857 के विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंगेर में 1857 के विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 का विद्रोह का जो लखनऊ में नेतृत्व किया गया था वो बेगम ऑफ अवध के द्वारा किया गया था, यानी कि जो हजरत महल थी उनके द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अवध में यह विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 30 मई को यह शुरू हुआ यहाँ पे, जो कि 1858 तक चला। और यहाँ पे मार्च में जो कैंपवेल थे यहाँ गए और इन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि वे नेपाल चली गई। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन में कमी। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था ना वो यही था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं था इनके पास। जो भी राजा थे या जो भी इसमें भाग लिए हुए जो भी पर्सन थे वो अपना एक निजी मामला उनका था। जैसे कि उत्तराधिकार के लिए झांसी की रानी ने भी इस लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने भी अपने जो भी उनके दत्तक पुत्र थे उनके उत्तराधिकार के लिए ही ये लड़ाई लड़ी थी, और किसी में भी मेन संगठन नहीं था। हालांकि वीर कुंवर सिंह ने इसको काफ़ी मैनेज करने का प्रयास किया। उन्होंने मतलब वो बहुत ही काफ़ी जगह पे गए, कानपुर भी गए उन्होंने, और उसके अलावा बहुत जगह पे गए ताकि युद्ध को संगठित किया जा सके, पर ऐसा हो नहीं सका। और इस तरह से जो भी 1857 के विद्रोह की असफलता रही थी वो मेन कारण इसी की वजह से असफल रहा था। देखते हैं अगले प्रश्न को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सभी जो भी अंग्रेज़ थे वो भयभीत हो गए थे, और इस तरह से महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को अपने नियंत्रण में भारत को लेने का घोषणा किया। और इस तरह से इस घोषणा के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे क्राउन का शासन भारत में लागू हो गया, यानी सीधे जो भी महारानी थी उनका शासन यहाँ पे चलने लगा। और इस शासन के तहत क्या किया गया? तो सबसे पहले यहाँ पे भारत मंत्री या फिर सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, और साथ ही गवर्नर जनरल का जो भी पद था उसको समाप्त करके वॉयसरॉय का पद लाया गया। और इस तरह से भारत के प्रथम वॉयसरॉय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे, वही बने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार जो था ना वहाँ से 1857 के विद्रोह में सिपाहियों की जो संख्या थी, जो क्रांतिकारियों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो अंग्रेज़ थे वे डरते थे कि अगर फिर से इस एरिया से अगर वे सेनाओं को लेते हैं तो फिर से विद्रोह होने का खतरा है। इसलिए उन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सेनाओं को भर्ती किया ताकि विद्रोह होने का खतरा कम रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। आउट्रम ने ऐसा कहा कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र है। इसके अलावा अगर अन्य लोगों का विचार देखें तो जो जॉन लॉरेंस थे उनके अनुसार यह कहा गया कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, जबकि सीले के द्वारा कहा गया कि यह पूर्णतः एक देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? दोस्तों पीला आयोग ऐसा
आयोग था जो कि भारतीय फ़ौज के 9 संगठन से संबंधित था। इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो गोरखा और सिखों से लिया गया। इसमें सेना को 3 आधार पे बांटा गया, जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर इन्हें विभाजित कर दिया गया और इसके बाद से इनकी जो भी गठन थी वो की गई। यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का इसमें अनुपात क्या रखा गया, तो यह अनुपात 1:2 था, जबकि बम्बई और मद्रास में यह अनुपात 1:3 था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती उनसे यह खेती करवाई जाती थी। अगर हम देखें कि नील विद्रोह का सबसे मेन कारण क्या था, तो नील विद्रोह में ददनी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो कि इसके विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। और यह विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया, यह गोविंदपुर के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जो विश्वास ब्रदर्स थे, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया। और ददनी प्रथा के थ्रू क्या होता था कि पहले ही किसानों को कुछ पैसे दे दिए जाते थे, जिसके वजह से उनके जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रोडक्ट होता था, उनको पहले ही उनका निर्धारण कर लिया जाता था कि इतने में ही आपको बेचना होगा। तो जब वे फसल उगा लेते थे तो उनको अब बाध्य होकर उसी कीमत पर बेचना पड़ता था, जिसके बाद से जो भी रैयत थे इससे परेशान हो गए और उन्होंने नील विद्रोह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसान खुद जो टैक्स होता था वो सरकार को पे करते थे। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब किसान होता है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं कि रैयतवाड़ी वह प्रथा थी जिसमें किसान स्वयं अपने भूमि का मालिक होता था और भू राजस्व को पे करता था। अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। दोस्तों, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, इनके द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया था। अगर हम बात करें कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन जी के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। यहाँ ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह या स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों, करम शाह के द्वारा पागलपंथ की स्थापना की गई थी। पागलपंथ क्या था, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो कि मेनली उत्तर बंगाल वाले एरिया में फैला हुआ था। और इनके जो पुत्र थे टीपू, उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर यह जो भी विद्रोह था वो स्टार्ट किया। इन्होंने मुजारों पे जो अत्याचार, जमींदारों के द्वारा मुजारों पे जो अत्याचार किया जाता था, उसी के अत्याचारों के विरोध में यह शुरू किया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। फराजी कौन थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते थे और ये बंगाल के फरीदपुर में एक संप्रदाय को चलाते। फराजी विद्रोह 1838 से लेके 1860 तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद जो भी फराजी थे, इस संप्रदाय के सभी लोग बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। देखते हैं अगले प्रश्न को। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने अभी पढ़ा कि हाजी शरीयतुल्लाह जो थे, उन्होंने फराजी आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को संगठित करने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो गुरु राम सिंह का था। हालांकि भगत जवाहर मल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1840 में इसकी शुरुआत की गई थी। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह आंदोलन जो था वो बहावी आंदोलन से मिलता जुलता था, यानी कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन था। यह दोनों आंदोलन धार्मिक आंदोलन के तरह ही स्टार्ट हुआ, लेकिन जब
यह कुछ समय के बाद राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों जितने भी विद्रोह हुए थे उनमें सबसे एक मेन कारण था, और वो मेन कारण क्या हुआ करता था कि महाजन जो भी थे ना, महाजन साहूकार, उनके द्वारा ब्याज की दर ऊंची कर दी जाती थी। ये दर होगा पर नहीं, तो इसकी वजह से जो भी वहाँ के लोग होते थे वो परेशान होकर विद्रोह करने पे उतारू हो जाते थे। तो जितने भी छोटे मोटे, जो भी छोटे मोटे नहीं कहेंगे, बहुत बड़े बड़े जो भी विद्रोह हुए वो सारे का सबसे मेन कारण ब्याज दर भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया। तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था ना, वो मेनली जो बम्बई वाला एरिया है ना, वहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी घाट के आसपास में रामोसी विद्रोह हुआ था। सातारा में हुआ था यह विद्रोह, और 1822 में इन्होंने यह विद्रोह स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, जो कि गायकवाड़ों के द्वारा किया गया था। गायकवाड़ों ने इस विद्रोह को स्टार्ट किया था, और कब हुआ था, 1880 में हुआ था यह विद्रोह। और यह कब तक चला, तो 1819 तक विद्रोह यह चला, और 1820 आते आते यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरोध में जो भी जनजातियों ने विद्रोह किया था उसका नाम बताना है यहाँ पे। तो खोंद विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो कि मानव बलि प्रथा के निषेध के कारण हुआ। दोस्तों जो खोंड जनजाति हुआ करती है ना, वो मेनली उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है यह। लेकिन अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु से लेके बंगाल के मध्य तक फैले हुए हैं, यानी भारत के पूर्वी घाट के तरफ में ये फैले हुए हैं। जब मानव बलि प्रथा को अंग्रेज़ों ने निषेध किया तो जनजातियों ने यह विद्रोह शुरू किया। हालांकि इसके एक कारण नहीं थे, अंग्रेज़ों ने कई कर भी लगा दिए थे। उनके जो भी क्षेत्र हुआ करते थे, जो भी जनजातियों के एरिया हुआ करते थे, उन सभी को इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर इन्होंने यह युद्ध आरंभ किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो यह विद्रोह था उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा मरीहा एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि मरीहा एजेंसी किस विद्रोह के समय में गठित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह में हम सभी को पता है कि मेनली रूप से इस नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पे जो विद्रोह हुए थे उनमें कोल विद्रोह शामिल है, संथाल विद्रोह शामिल है, इसके अलावा मुंडा विद्रोह भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। संथालों के द्वारा जिन्हें हराया गया था उनका नाम है मेजर बारो। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1855 में हुआ था। भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह में हुआ था, और इसमें जो शुरू किया था इस विद्रोह को उसमें सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव शामिल है, हम सभी को पता है। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, यह 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे नज़दीक 1895 है, इसलिए आयोग ने इसे राइट आंसर माना है। अगला प्रश्न देखते हैं उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो हम सभी ने पढ़ा है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह जो था, यानी मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। उलगुलान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महान हलचल, जो कि मेनली रांची के क्षेत्रों में हुआ था। आगे पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था।
तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बिरसा मुंडा ने रांची के क्षेत्र में, जो सिंहभूम वाला क्षेत्र था, वहाँ पे इन्होंने विद्रोह को शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो दोस्तों बिरसा मुंडा इसके नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, यानी मुंडा विद्रोह हुआ था, वो मेनली झारखंड का जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है या रांची वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। और यह कब हुआ था? तो हमने अभी पढ़ा कि 1899 से 1900 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। अगला प्रश्न है हौज विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1820 से 21 के दौरान यह विद्रोह हुआ था। और यह हौज विद्रोह का जो मेन एरिया था वो कौन सा क्षेत्र था? जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, वहीं पे यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार वाले एरिया में जो भी संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह, क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार एक था, तो बिहार वाले क्षेत्र में तो बहुत सारे विद्रोह हुआ ही करते थे, लेकिन सिंध वाले एरियाज़ में भी बहुत सारे जनजातियों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 दिन में जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम लोग समाप्त कर दें। तो चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि हमारा सेशन कैसा लगा आपको। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई सुधार के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर दें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।